नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने-अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में। तो चलिए, आज की हम क्लास शुरू करते हैं। आपको पता है हम जो है वो सीटेट और एचपीटीजीटी कमीशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोनों के लिए हम जो है वो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हम जो है वो पढ़ रहे हैं। इसमें ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेके आती हूँ वो एसएसटी से रिलेटेड होते हैं। और एसएसटी में भी अगर आप हिस्ट्री को अपने जो है वो पक्का कर लोगे या फिर पॉलिटी जियोग्राफी जो भी एसएसटी का सब्जेक्ट है उसको आप पक्का कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा एग्जाम को क्वालिफाई करना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सीटेट में भी और एचपीटीजीटी कमीशन में भी एसएसटी से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने बाकी सब्जेक्ट को छोड़ देना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फोकस जो आपका होना चाहिए वो आपका एसएसटी के ऊपर ही होना चाहिए। तो चलिए, एसएसटी का कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आज आपके लिए लेके आई हूँ जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन से लेकर जो है वो एग्जाम में आपसे पूछे भी जा सकते हैं या पूछे भी पहले भी जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो आज की जो क्लास है ये रहेगी सीटेट और एचपीटीजीटी कमीशन के लिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज को जरूर सब्सक्राइब कर ले और चैनल पर विजिट चेक करके जरूर देखें कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है वो मिलने वाली है। अगर स्पेशली आप सीटेट की प्रिपरेशन चाहते हो एकदम शुरुआत से एकदम मोस्ट ऑफ द फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चन से, अगर आप चाहते हो कि मैं एसएसटी से या सीटेट की प्रिपरेशन जो है वो एसएसटी से कहाँ से शुरू करूँ, तो आप मेरे चैनल पर एक सीटेट के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट डाली हुई है, आप उसको जाकर जरूर चेक कर सकते हो। वहाँ पर मैंने आपको ब्रीफली बहुत सारी क्लासेस में बहुत ही आसान टॉपिक के द्वारा जो है वो एसएसटी को कवर किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है, ये कुछ अलग अलग से टॉपिक लेके आई हूँ और आज की क्लास जो है वो रहेगी भी कुछ अलग तरीके की इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज हम पढ़ेंगे भारत में जो यूरोपीय शक्तियां आई हैं उनकी व्यापारिक कंपनियां कहाँ कहाँ पर उन्होंने स्थापित की थी। आपको पता है भारत में बहुत सारी व्यापारिक सॉरी यूरोपीय शक्तियां जो है वो भारत में आई हैं, ठीक है। तो हर शक्ति का या हर यूरोपीय का एक अलग मोटिव होता था भारत में आने का, ठीक है। कुछ जो थे व्यापार व्यापार करने के लिए आए थे, कुछ जो थे वो लुटेरे बनकर आए थे, बहुत सारे ऐसे बाहरी आक्रमणकारी भी थे, बहुत सारे ऐसे बाहरी व्यापारिक बनकर भी आए थे यूरोपीय। तो उनको लेकर हम पढ़ेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। आपने देखा होगा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां आई हैं ये भारत में कौन से ईयर में आई हैं और इनके जो पहली कंपनी थी वो इन्होंने कहाँ पर स्थापित की थी या पहली फैक्ट्री जो थी वो कहाँ पर स्थापित की थी, ठीक है। तो सबसे पहला जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में भी, मैं पहले भी बहुत सारी क्लासेस में आपको बता चुकी हूँ कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। हिस्ट्री वाले पोर्शन का ये आप फेवरेट क्वेश्चन भी कह सकते हो इस क्वेश्चन को कि पुर्तगाली जो थे ये भारत में सबसे पहले आए थे, ठीक है। भारत में सबसे पहले ये पुर्तगाली जो थे ये भारत में आए थे, ठीक है। तो ये पुर्तगाली जो थे इनकी जो पहली जो कंपनी थी ये थी कोचीन में इन्होंने स्थापित की थी पुर्तगाली। सॉरी यहाँ पे टाइम पीरियड गलत लिखा हुआ है, ये 1498 में ये भारत में आए थे, ठीक है। 1498 में पुर्तगाली जो थे ये भारत में आए थे और इनका जो पहली फैक्ट्री थी वो थी 1503 में इन्होंने बनाई थी कोचीन में, ठीक है। और 1498 से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सबसे पहला पुर्तगाली जो था वो भारत में आया था, तो वो था वास्को डी गामा। या किसने समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो वास्को डी गामा का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, जो कि 1498 ईस्वी में भारत में आया था। उसके बाद ये वापस चला गया था और दूसरी बार ये 1502 में अपने बहुत सारे पुर्तगाली साथियों के साथ दूसरी बार ये भारत में आया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है
कि पहली बार वास्को डी गामा भारत कब आया था। ये एक ही क्वेश्चन से या एक ही लाइन से आपको 3-4 क्वेश्चन मैं बताती हूँ कि कैसे बनते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले भारत में कौन आए थे, तो पुर्तगाली आए थे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो पुर्तगालियों ने की थी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों में सबसे पहले भारत में कौन आया था, तो वास्को डी गामा आया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा जो था ये भारत में पहली बार कब आया था, तो ये 1498 में आया था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार कब आया था, तो ये भारत 1502 ईस्वी में अपने बहुत सारे साथियों को लेकर भारत में दूसरी बार आया था और उसने यहाँ पर एक फैक्ट्री यानी कि अपनी एक कंपनी स्थापित की थी, वो की थी कोचीन में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए एक ही लाइन से या एक ही लाइन से हमारे कितने सारे क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है। प्लीज क्लास को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जाएं और क्लास को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको क्लास अच्छी लगे एंड तक तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लासेस जो है वो कैसी लगती हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ क्लासेस को जरूर शेयर करें। नंबर 2 पे आते हैं अंग्रेज। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद अंग्रेज भारत में आए थे। ठीक है, आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आया था, तो पुर्तगालियों के बाद अंग्रेज जो थे ये भारत में आए थे और अंग्रेजों का ईयर भी पूछा जाता है कि ये कब भारत में आए थे। ठीक है, ये भी एक यूरोपीय व्यापारिक कंपनी ही थी, तो ये 1600 में भारत आए थे और इन्होंने सूरत में 1613 में जो थी वो एक फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। सबसे पहली जो फैक्ट्री स्थापित की थी, आपसे ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द मतलब वांटेड क्वेश्चन है ये, कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी वो कहाँ पर लगाई थी, तो वो सूरत में लगाई थी। ठीक है, और 1613 में लगाई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी बताती हूँ कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो भारत में किसका शासनकाल चल रहा था, तो भारत में मुगल वंश का शासनकाल चल रहा था और मुगल वंश में अकबर का शासनकाल था। कौन से ईयर में? 1600 में। ठीक है, जब अंग्रेज भारत में आए थे। लेकिन जो ये फैक्ट्री बनी है 1613 में, उस तक आते आते जहांगीर का शासनकाल जो था वो आ चुका था। अशोक के उत्तराधिकारी जहांगीर का शासनकाल जो था वो भारत में आ चुका था। ठीक है, पहला अंग्रेज अधिकारी जो था वो भी जहांगीर के शासनकाल में ही जो था वो मुगल दरबार में गया था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, जिसको जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि जो थी वो दी थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि पुर्तगालियों के बाद भारत में अंग्रेज आए थे। ठीक है, 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए थे, 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों में मैंने आपको बता दिया कि जो वास्को डी गामा था वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच उसके बाद आए थे। अब अंग्रेजों के 2 ही वर्ष के बाद डच जो थे वो भारत में आ गए थे 1602 ईस्वी में, और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी 1605 ईस्वी में लगाई थी मुसलीपट्टम में। ठीक है, मुसलीपट्टम में इन्होंने जो फैक्ट्री थी वो लगाई थी। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुसलीपट्टम में किसके द्वारा फैक्ट्री जो थी वो लगाई गई थी, तो आपने अंग्रेजों की जगह डच पर जो है वो क्लिक करना है कि डच जो है उनके द्वारा मुसलीपट्टम में 1605 ईस्वी में ये फैक्ट्री जो थी या कंपनी जो थी वो स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेनिस उसके बाद 1616 में आते हैं। ठीक है, डेनिस आते हैं ट्रान के बार में इन्होंने 1620 में अपनी फैक्ट्री जो थी वो लगाई थी। ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है, फ्रांसीसी भी एक यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में ही आती है। ठीक है, यूरोपीय शक्ति में ही आती है। तो 1669 में ये भारत में आते हैं और सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो 1668 में लगाते हैं। ठीक है, 1668 में ये सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो लगाते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ मैं? फ्रांसीसियों की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस को आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो या आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स में भी लिख के जरूर रख सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और ईयर वाइज और एक तरह से स्थायी फैक्ट्री जो है उसके रूप में मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ पर इनके द्वारा जो फैक्ट्री थी वो लगाई गई थी। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे, डच आए थे, डेनिस आए थे और फिर उसके बाद एंड में फ्रांसीसी जो थे वो भारत में आए थे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन भी मैं आपको लिए साथ में लेके आई हूँ कि यूरोप में जो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो यूरोप में मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। और वास्को डी गामा ने कब की थी? 1498 ईस्वी में। ठीक है,
1498 ईस्वी में जो पुर्तगाली थे, ये एक पुर्तगाली था और यूरोपीय था, वास्को डी गामा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसके द्वारा ही समुद्री मार्ग जो था वो भारत के लिए खोजा गया था, ठीक है, यूरोप से, ठीक है, यूरोप से जो था वो भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने वाला वास्को डी गामा था, जो 1498 में पहली बार भारत जो था वो आया था, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक है वो रॉड रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। रॉबर्ट जो क्लाइव था, ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है ये कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है कि ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो वो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। ये आपने याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मैसूर सुल्तान किसे कहा जाता है, तो मैसूर सुल्तान जो है वो टिप्पू सुल्तान को कहा जाता है, ठीक है। टिप्पू सुल्तान को मैसूर सुल्तान जो है वो कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वन लाइन में क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। अच्छा, बात करते हैं अब नेक्स्ट। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक डायग्राम आपके लिए लेके आई हूँ बनाकर, कि भारत में गवर्नर जनरल और उनकी नीतियां। वैसे तो भारत में बहुत सारे गवर्नर जनरल हुए हैं और उनके टाइम में कोई ना कोई जो नीति है वो पारित हुई है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। तो जो एक तरह से गवर्नर जनरल के नाम आएंगे, दूसरी तरफ ईयर आएगा कि कौन से ईयर में इनके द्वारा जो नीति थी वो लाई गई थी, ठीक है। तो गवर्नर जनरल है और उनकी नीतियां हैं और ईयर है, ठीक है, साथ में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से गवर्नर जनरल के काल में कौन सी नीति जो है वो आई थी, ठीक है, और उनके द्वारा क्या महत्वपूर्ण कार्य जो था वो किया गया था। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से लॉर्ड गवर्नर जनरल के द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य जो है वो किया गया था और कौन से ईयर में किया गया था, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे 1772 ईस्वी में इन्होंने बंगाल में जो द्वैध शासन चल रहा था उसका अंत कर दिया था, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, इन्होंने 1772 ईस्वी में जो था वो बंगाल में द्वैध शासन का अंत जो था वो कर दिया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। 1793 ईस्वी में इन्होंने जो था वो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले कौन थे, वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और 1793 में इन्होंने ये जो था वो स्थायी बंदोबस्त जो था वो लागू किया था। आगे आते हैं लॉर्ड वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि जो थी वो चलाई थी, ठीक है। सहायक संधि का निर्माणकर्ता जो थे या संस्थापक कर्ता जो थे वो थे लॉर्ड वेल्जली। 1798 में सहायक संधि आई थी, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। आगे है विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक जो थे, इनके द्वारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कार्य किया गया है वो किया गया है 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। और समाज सुधारक कौन थे इनके साथ में, वो थे राजा राम मोहन राय, जिनके द्वारा जो सती प्रथा का अंत के लिए एक मुहिम चलाई गई थी 1828 में। और उसके बाद विलियम बेंटिक जब 1829 में आए थे तो उनके द्वारा इनके सिग्नेचर लेके इनके द्वारा एक बिल पास करवाया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। विलियम बेंटिक को कहकर कि एक बिल पारित करवाया गया कि सती प्रथा जो है उसको एक अपराध घोषित कर दिया जाए, ठीक है। तो 1829 में विलियम बेंटिक जो थे, उनकी सहायता से राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा है उसके ऊपर रोक जो थी वो लगा दी थी 1829 में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, या आपसे क्वेश्चन अगर एग्जामिनर ने घुमा फिरा के पूछना होगा तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब सती प्रथा का अंत हुआ था तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आपने याद रखना है, वो थे। और आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलियम बेंटिक जो थे उनके साथ कौन समाज सुधारक था जिनके प्रयासों से जो था वो सती प्रथा का भारत में अंत किया गया था, तो वो राजा राम मोहन राय, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सभी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपने बस याद रखना है कौन से ईयर में सती प्रथा का अंत किया गया था, 1829 में। और जो अंत किया गया था वो लॉर्ड कौन थे या गवर्नर जनरल कौन थे, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। आगे आते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो थे, इनके द्वारा जो 1882 का शासन काल समय था, 1882 का, उसमें
लॉर्ड जो रिपन था उसने 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का स्थापनाकर्ता जो था वो लॉर्ड रिपन था। ठीक है, आगे आता है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो था इसने इसके शासन काल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो वो था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन आपने नाम ये जो है वो याद रखना है। आगे आते हैं लॉर्ड कर्जन, जो मैक्सिमम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1905 में जो लॉर्ड कर्जन था उसने बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन जो था वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें यहाँ पर कहा गया है कि भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन जो थी ये किसके शासनकाल में चलाई गई थी। तो भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन थी, इसी लाइन से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। वो भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। कि सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो थी वो किसके शासनकाल में चलाई गई थी, तो वो डलहौजी के काल में चलाई गई थी। या आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब चलाई गई थी, 1853 में चलाई गई थी। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। ठीक है, या बिछाई गई थी, तो वो मुंबई से थाने के मध्य जो है वो चलाई गई थी। ठीक है, प्रथम रेलवे लाइन डलहौजी के काल में 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। ये आपने याद रखना है। मैक्सिमम बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन आपके लिए होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में। और एक क्वेश्चन और बन जाता है कि डाक टिकट व सार्वजनिक विभाग यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और साथ में डाक टिकट। ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस या पोस्ट टिकट की स्थापना जो की गई थी वो भी डलहौजी के काल में ही की गई थी। ठीक है, लगभग 1853 में ही, इसको मान लो आप 53 या 54 आपसे पूछा जा सकता है। इसी काल में डाक टिकट और सार्वजनिक विभाग की स्थापना जो थी वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही की गई थी। ठीक है, आगे है कि 1857 के विद्रोह के समय कौन लॉर्ड यानी कि गवर्नर जनरल था भारत में, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था 1857 के समय। उस जिसके बाद यानी कि 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद जो था वो लॉर्ड गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था और उसकी जगह वाइस राय के पद को भारत में ला दिया गया था। ठीक है, तो वाइस राय का पद जो था वो भारत में लाया गया था किसके बाद, 1857 के बाद। तो उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग का समय था। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग जो था ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला वाइसराय था। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ मैंने कि ये पहला वाइसराय था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला वाइसराय कौन था, तो पहला वाइसराय जो था ये लॉर्ड कैनिंग था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, जो जिसके बाद जो था वो गवर्नर जनरल के पद को बंद कर दिया गया था। उसके बाद वाइसराय का पद जो था वो भारत में आ गया था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है जरूर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पहले वाइसराय बने थे वो भी 1858 में। ठीक है, 1800 ये पहले बने कब थे, तो 1858 ईस्वी में ये पहले वाइसराय जो थे भारत के बने थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार जो जनगणना की गई थी वो कब की गई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी, तो ये 1872 ईस्वी में की गई थी। और उस समय लॉर्ड मेयो जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, लॉर्ड मेयो जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था, जिसमें भारत की पहली बार जनगणना जो थी वो की गई थी। लेकिन वास्तविक रूप से अगर आपसे जनगणना पूछी जाती है, तो वास्तविक रूप से जो जनगणना की गई थी वो की गई थी उसके 9 वर्षों के बाद। ठीक है, यानी कि 1881 में। ठीक है, पहली बार कोशिश की गई, एक प्रयत्न किया गया कि हम भारत की जनगणना करेंगे। ठीक है, तो वो 1872 ईस्वी में की गई। लेकिन एक टाइम पीरियड सेट किया गया कि हम हर 10 वर्षों के बाद जो था वो भारत की जनगणना करेंगे। ठीक है, तो 1872 के बाद लगभग 9 वर्षों के बाद ही भारत की जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में की गई थी। ठीक है, वास्तविक जनगणना जो थी वो भारत की गई थी 1881 में। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन जो था ये सर्वाधिक अलोकप्रिय वाइसराय था। ठीक है, ये सबसे ज्यादा अलोकप्रिय वाइसराय था। ठीक है, बहुत ज्यादा जो जिसका एक तरह से सबसे ज्यादा जो था वो
जिसकी अवहेलना की गई थी या जिसको सबसे ज्यादा बुरा जो वायसराय कहा गया था या कहा गया था वो लॉर्ड कर्जन था, ठीक है, गवर्नर जनरल था ये, सॉरी, वायसराय ही था, ठीक है, वायसराय ही था, ठीक है। तो ये सबसे अलोकप्रिय वायसराय था, ठीक है, भारत का। तो लॉर्ड कर्जन था ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल कब से कब तक था। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल फोर्ड थे, उसका कार्यकाल था भारत में 1916 से लेकर 1921 तक, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड रहा है भारत के इतिहास का वो यही टाइम पीरियड रहा है, 1916 से 1921 का, ठीक है। ये वही समय था जब भारत में गांधी जी का प्रवेश हो चुका था, वो दक्षिण अफ्रीका से भारत में आ चुके थे। तो ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड का जो टाइम पीरियड था 1916 से 1921 तक का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में एक एक्ट पास किया गया था जिसको रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया था, लेकिन इसे काला कानून कहा गया था। भारत में इसे काला कानून कहा गया था क्योंकि ये आपको पता है रॉलेट एक्ट जो था इसमें ना वकील, ना दलील, ना अपील का जो सिद्धांत था वो पारित किया गया था। तो ये इसको भारत में काला कानून का नाम जो था वो दिया गया था। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के जो कार्यकाल था 1916 से 1921 तक का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्यकाल था। इसमें बहुत सारी और भी घटनाएं हुई थी, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और भी बहुत सारी जो एक तरह से मैक्सिमम जो घटनाएं हुई थी वो इसी टाइम पीरियड में हुई थी, जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड का टाइम पीरियड है, ठीक है। तो आपने याद रखना है इनका जो कार्यकाल था वो 1916 से लेकर 1921 तक का था, ठीक है। तो इसी काल में सबसे ज्यादा जो घटनाएं थी वो हुई थी। रॉलेट एक्ट जो था वो पास किया गया था, जिसको कि काला कानून भारत में नाम दिया गया था। आगे आते हैं लॉर्ड इरविन, ठीक है। लॉर्ड इरविन का समय जो था 1926 से लेकर 1931 तक का था, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल। और इस समय में आपको पता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है वो फांसी दी गई थी 1930 में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और भी यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी तो वो कितने साल के थे। तो भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी तो वो लगभग 23 वर्ष के ही थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह को 1930 में फांसी जो थी वो दी गई थी, और भगत सिंह के साथ दो और व्यक्तियों को फांसी दी गई थी, वो थे राजगुरु और सुखदेव जी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भगत सिंह के साथ किन दो व्यक्तियों को और सजा जो थी वो दी गई थी, और भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई थी, उसका क्या किस अपराध में फांसी दी गई थी। तो लाहौर षड्यंत्र के लिए उसको फांसी जो थी वो दी गई थी, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो उसको फेमस बनाया था भगत सिंह ने, ठीक है। उसको जो प्रसिद्ध करने वाले थे वो भगत सिंह थे, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। आगे आता है लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की लॉर्ड माउंटबेटन के समय, जो लॉर्ड माउंटबेटन था ये आपको पता है 1977 से लेकर 1947 से लेकर 48 तक जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल था। तो ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, क्योंकि भारत जो था वो 1947 में आजाद हो गया था, ठीक है। तो ये जून 48 तक जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, पहला और अंतिम, ठीक है, तो वो था सी राजगोपालचारी, ठीक है। सी गोपालचारी जो था ये स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे। हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने मैक्सिमम टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको कवर किया हुआ था आज की क्लास में। बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं मैं आपके लिए लेके आ पाती हूँ, लेकिन जितने भी लाती हूँ उनको बिल्कुल डिस्कस करके आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन लग रहा है या कहीं पे मेरी जो क्लास है आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन होते हैं। प्लीज इसी तरह से चैनल पर विजिट करते रहें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लासेस जो हैं वो कैसी लगती हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।